हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने केमिस्ट्री में नेशनल साइंस ओलंपियाड में चारों चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ में हमने कंप्लीट कर लिए हैं सभी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज में आपको अचीवर्स बिगिनर्स लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसने श्योरली आपकी प्रैक्टिस को और आपके कंसेप्ट्स को और अच्छा किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 को डील करने वाले हैं, वो भी लेवल 1। ओके, सो लेवल 1 के क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक होंगे, वहीं पे जब हम लेवल 2 करेंगे तो उसके क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस्ड होंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 9 नेशनल साइंस ओलंपियाड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017। देखिए यहां टेस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टाइम अलाउड इज 60 मिनट्स। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू पैटर्न। ये एमसीक्यू पैटर्न का एक टेस्ट है, 4 ऑप्शंस है जिसमें से एक सही होगा। इसका ड्यूरेशन जैसे ही बिगिन होता है वैसे ही बिगिन हो जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे देखना। वंस यू एंड द टेस्ट और द टेस्ट ड्यूरेशन गेट्स कंप्लीटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी ऑफ द आंसर्स। आप कोई भी आंसर को एडिट नहीं कर सकते। व्हेन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट और प्रीवियस योर आंसर विल बी सेव्ड। जैसे ही आप नेक्स्ट या प्रीवियस पे क्लिक करते हैं आपका पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो सेव हो चुका होगा, जो आपने आंसर टिक किया होगा। नहीं भी टिक किया होगा तो वो अनअटेम्प्टेड होके चला जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस टू मूव फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस विल आल्सो सेव योर आंसर। नेक्स्ट या प्रीवियस से हम क्वेश्चंस तो स्वाइप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में ये हमारे करंट आंसर जो है जिस क्वेश्चन पे हम हैं उसके आंसर को भी सेव कर देगा। क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू मार्क अ क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। अगर हमको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो ग्रीन फ्लैग पे टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन द नोट्स इन राइट हैंड टॉप कॉर्नर टू टेक नोट्स। हम नोट्स अगर आप लेना चाहें तो राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे नोट्स ले सकते हैं। दीज कैन बी रिव्यूड लेटर आफ्टर द टेस्ट इन माई नोट सेक्शन। और आप उन क्वेश्चंस को बाद में रिव्यू कर सकते हैं माई नोट सेक्शन में। क्लिक ऑन द एंड टेस्ट वंस यू हैव कंप्लीटेड अ टेस्ट। अगर आप एंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट एंड हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और रिव्यू एनी ऑफ द क्वेश्चंस वंस यू हैव एंडेड अ टेस्ट। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते अगर टेस्ट कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज मेक श्योर टू रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस बिफोर एंडिंग इट। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू करना ध्यान रहे आपको और उसका ध्यान रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। Once you complete a test, the results will be available। और जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। Your result will be available to you later under the reports and analysis section। आप रिपोर्ट्स और एनालिसिस सेक्शन में भी अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। Remember there is no negative marking। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रीइंफोर्स योर लर्निंग एंड नॉट टू पेनलाइज यू फॉर योर मिस्टेक्स। इसका मेन अल्टीमेट एम जो है वो ये है कि आपको चीज़ों की प्रैक्टिस हो, आप अच्छे से कुछ सीखें, ना कि आपको किसी भी चीज़ की पेनाल्टी देनी पड़े और अपनी मिस्टेक्स को समझने के लिए। तो यहाँ बेसिकली ये चीज़ पूरी प्रैक्टिस के लिए है। सो यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई इट। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है, Which of the following statements are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला, at 273 केल्विन बोथ आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट। 273 केल्विन मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब साथ में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही, ओके। Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius। आइस जो है वो ठंडा करने में ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू वाटर। हमने पढ़ा है कि आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो नहीं होती है, वहीं वाटर के पार्टिकल्स में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब्सॉर्ब्ड होती है। तो क्योंकि आइस में वो लेटेंट हीट नहीं है तो वो बड़ी जल्दी हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है, बड़ी आसानी से हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in at the same temperature। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि पार्टिकल्स जो है पानी के उनमें 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। आइस के पार्टिकल्स में लेटेंट हीट नहीं है, वाटर के पार्टिकल्स में 0 डिग्री पे लेटेंट हीट होती है साथ में, तो इसीलिए वाटर के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें। ओके, एंड लास्ट, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत, ये हो गया हमारा गलत, सीधा सीधा गलत हो गया। अब ऐसा किसी लिए, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाते हैं ना
तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो, मेरे हिसाब से जो सही शब्द होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होना चाहिए या मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है जब आप उस पर हाई प्रेशर डालते हो, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये 3 हमारे सही हैं। चलिए आंसर चेक करते हैं कि क्या 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। ओके, 1 2 3 statements are the correct answer. चलिए नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड डैश रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब कौन सा रिसोर्स है कोल? यहां से तो मुझे जो सही लिख के लग रहा है वो है एग्जॉस्टेबल। ओके, तो जो कोल है वो एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहला, ठीक है। दूसरा रिसोर्स, कोल बेड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ कौन सी गैस? मीथेन या फिर नेचुरल। तो दूसरा ऑप्शन क्या, देखिए मीथेन दिया भी हुआ है, मतलब अभी हम अपने सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तीसरा, अ डार्क ब्राउन फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉल्ड डैश। कौन सा फाउल स्मेलिंग लिक्विड प्रोड्यूस होता है कोल से? कोल टार। चलिए देखते हैं, कोल टार भी दिया हुआ है थर्ड पे। एंड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल विच इज फर्दर यूज टू ऑब्टेन। और फर्दर हमें ये क्या देखने के लिए, ये क्या मिलता है हमें कोल टार से? हमें कोल टार से मिलता है नैप्थलीन। ओके, नैप्थलीन बॉल्स होती है ना, वो मिलता है। सो आखिरी ऑप्शन देखिए हमारा नैप्थलीन बॉल्स है। सो करेक्ट आंसर हमारा सी होना चाहिए एंड सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। बड़ा खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन देख के, मगर चलिए सॉल्व करते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखिए 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है। एवोगैड्रोज नंबर मतलब 1 मोल होता है, तो इसका मास कितना है? 16। एवोगैड्रोज नंबर का मास होता है 16। ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, इसलिए तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब इतने पार्टिकल्स का मास ये है, तो फिर 1 एटम का मास कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1, ठीक है, यह हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग 16 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। चलिए, तो 16 को डिवाइड करते हैं 6.022 से। सो 16 डिवाइडेड बाय 6.022। अब 6.022 मेरे को लग रहा है इंटू 2 से जाना चाहिए, तो चलो 2 जा 4, इसके आगे हमें 0 भी लगाने पड़ेंगे पॉइंट लगा के, है ना। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 6 जा 12, ये लीजिए, ये आ गया 12.044, ठीक है। अब देखिए 0, ये 5 4 3, यहां लग जाएगा पॉइंट, ये लग जाएगा हमारा 9, ये हो गया हमारा 9 माइनस 4 5, ये हो गया हमारा 4, है ना, ये 4 है, तो ये हमारा हो गया 6, 10 माइनस 4 6, 3.956 हमारा इसका आंसर आया है अभी, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहां पे लगाते हैं हम एक पॉइंट मतलब इंटू 10 करना। अब इंटू 10 करना मतलब मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं इधर, इंटू 10 करना है ना, ये मैथ्स है, तो ये हो जाएगा 39.56। तो अब 6 जा 36 से जाना चाहिए, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 6 2 जा 12 13 का 3 कैरी गया 1, 6 0 जा 0 एंड 6 6 जा 36, तो 36 36132, इसका आना चाहिए आंसर 36132। क्लियर हुआ? चलो अब इसको हम यहां सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आना चाहिए? ये हो गया हमारा 5 से गया तो 4, 5 4 3 2, 10 9 8, है ना। सो 8 2 4.9 माइनस 6 3 एंड 3 से 3 गया 0, 3428 ये आ रहा है, ठीक है। अब फिर से वही चीज होगी कि आप जब इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, तो यहां से आप ये पॉइंट हटा दो और 34.28 इसे कर दो। अब जब वो 34.28 हो गया तो 6 5 जा जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 11 का 1 कैरी गया 1 एंड 5 6 जा 30, ये आ गया हमारा अगला 0। ये हो गया 4 3, ये 4 का 4 ही रहेगा, ये हमारा पॉइंट
उसके बाद 2 का 1, फिर 8, 7 और 0, 4.170 ये आया है और आंसर हमारा 2.65 आ गया है। तो मैं एक काम करता हूं, सीधा यहां पे 2.65 लिखता हूं, है ना। ये कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो 2.65 मेरा आंसर आया है, मैं 2.65 लिख देता हूं। और ये 10 टू द पावर 23 जो है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -23। तो मैं ये लिख दूं यहां पे 2.65 इंटू 10 टू द पावर -23। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरीके से एक एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए करो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू हमारा 14, एक एटम का मास होता है, ठीक है। अब एक मोल का मास होता है 14, ठीक है। सो एक एटम का कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1। अब 14 को हमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करना है। तो देखिए 14 6.022 है ना, ज्यादा फर्क नहीं है, ये 14 है वो 16 था, तो आंसर 2.6 तक तो सेम आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, ये आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, 0 3 2 1, ये हो गया 9, 9 माइनस 4 5 एंड 10 माइनस 4 6, ठीक है। अब क्या करें हम पॉइंट लगाते हैं जिससे 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 19.56। तो 6 3 जा 18, सो 2.3 है ना। सो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आ गया। लीजिए 0, ये हमारा हो गया 1.50 और ये एक मिनट, ये हमारा 4 होगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 15 14 13 12 11 10 9 एंड ये 4, ये आ गया। तो 2.3 आ गया, है ना। ये वाला हम यहां लिख देते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर, और वही सेम चीज यहां 23 है, ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, ये इसका हो गया, ठीक है। ये हम मास निकाल रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब थर्ड आता है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स दिए 1 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल्स टू गिवन मास निकालना है, मास छोटा m मतलब निकालना है हमें। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस होती है O2, इसका मतलब है 32 यहां नीचे है, यहां से ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -10। आप यहां एक पॉइंट लगा दो और इसको लिख दो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9, -10 से -9 हो जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे, तो पहले पॉइंट नहीं था, अभी पॉइंट लगा दिया तो -9 हो गया। चलिए ठीक है भाई, हमारा ये भी सॉल्व हो गया। और अगला आता है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल ऑफ कॉपर। तो सेम वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है हमें कितना, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है कॉपर का, 63 का वो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। अब चलिए आंसर निकालते हैं, है ना। हम यहां पे सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका होना चाहिए, पावर सेम है, वैल्यू ये बड़ा है, सबसे ज्यादा मास 4, इससे कम ये वाला, क्योंकि पावर इसकी 9 है, या तो 23 -23 बहुत पीछे, -9 फिर भी थोड़ा छोटा है, तो ये हो गया सेकंड नंबर पे, मतलब 4 के बाद 3, ओके। फिर उसके बाद आएगा इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है, ये वाला, क्योंकि 2.65 है, पावर्स दोनों की सेम है, तो हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद लास्ट हो जाएगा 2। तो 4312 कहां है ऑप्शन, 4312 ये रहा, ऑप्शन डी, चेक करें, इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Abhinav, a class 9 student, arranged the given experimental setup to study the reactivity of some metals with water. He summarized his observation as follows. है ना, in test tube P, there was no reaction in cold water, but when the test tube was heated for a while, bubbles of gas were seen. Bubbles देखने के लिए मिले तब जब टेस्ट ट्यूब को हीट किया गर्म पानी में, हल्का सा हीट किया तो बबल्स दिखने लगे। ऐसा मेटल जो ठंडे पानी से रिएक्ट ना हो पर हल्के गुनगुने पानी से रिएक्ट हो जाए, वो होता है मैग्नीशियम, ओके। फिर उसके बाद आता है इन टेस्ट ट्यूब क्यू,
बबल्स ऑफ गैस वर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर बॉइलिंग द वाटर, पानी को बॉईल करने के बाद ही बबल्स निकले मेटल्स में से, तब तक तो निकल ही नहीं रहे थे। तो ऐसे कौन से मेटल होते हैं? ऐसे होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों में से कोई एक होगा। चलिए हम देखेंगे उसको बाद में, जो हमारे ऑप्शन से भी मैच कर रहा होगा। इन टेस्ट ट्यूब आर नो गैस वाज प्रोड्यूस्ड इवन ऑन बॉइलिंग द वाटर, तो ये मेटल तो हो ना हो ये कॉपर ही है, कॉपर नहीं रिएक्ट करता चाहे भले ही कितना बॉइल कर दो पानी को। और लास्ट इन टेस्ट ट्यूब एस रिएक्शन अकर्ड विगरसली, ये विगरसली रिएक्शन अकर हुआ है, बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्शन हुआ, जोरदार रिएक्शन हुई पानी में मेटल को डालते ही। ऐसा मेटल सोडियम होता है। ये 9th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 8th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, उसका एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो यहां पे आ जाता है आखिर में सोडियम। चलिए अब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। मैग्नीशियम सबसे पहला, कहां कहां दिख रहा है मुझे मैग्नीशियम? 2 जगह दिख रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है ये मैग्नीशियम है और एक ये मैग्नीशियम है। नेक्स्ट हमने बोला है एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक में से, तो मुझे ये मिल गया जिंक, दोनों ही जगह जिंक है, अभी भी आंसर सेम चल रहा है। थर्ड आता है कॉपर, ओके ये मिल गया मुझे कॉपर, और लास्ट है सोडियम, ये हो गया सोडियम। तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। चलिए अगला, element P has 5 electrons in its L shell while element Q has 5 electrons in its M shell। तो 4 हम शेल लिख दें, K, L, M और N, ये हमारे 4 शेल हैं, P और Q, ठीक है, ये हमारे 4 शेल हैं। अब सबसे पहले देखते हैं P के बारे में क्या बोला गया है। एलिमेंट P हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी L शेल, L शेल में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब K तो पूरा ही भरा होगा तभी L पे आए हैं इलेक्ट्रॉन। फिर अगला आता है Q हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स M शेल, जो Q है उसके M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L के शेल में इसका मतलब 8 होंगे और K में 2 होंगे, तभी तो M तक पहुंचे हम लोग। ओके, देन which of the following statement is correct regarding the element P and Q? चलिए देखते हैं। both elements have valency equal to 5, 5 वैलेंसी जैसा कुछ नहीं होता, कैंसिल। both elements have the same mass number, दोनों एलिमेंट्स का मास नंबर सेम है। क्यों भैया मास नंबर सेम होगा जब एलिमेंट ही दोनों अलग अलग है? ओके, सो ये सीधा सीधा गलत हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स P is 7, दैट ऑफ एलिमेंट Q is 15, इसका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7 बिल्कुल सही है, और इसका 8 + 2 10 + 5 15, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बोथ एलिमेंट्स शो वैलेंसी इक्वल टू 2, दोनों की वैलेंसी इक्वल टू 2 है, बिल्कुल भी नहीं है वैलेंसी इक्वल टू 2, P वाले की भी 3 है और Q वाली के भी 3 है, ठीक है, इनकी वैलेंसी 3 3 है। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा है जो सही है। ओके, सो क्वेश्चन 5 का सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। चलिए तो देखते हैं अब हम दोनों कॉलम्स को। सबसे पहला दिया हुआ है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के लिए हमारा क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो फ्रिक्शन। टेफ्लॉन एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का क्वेश्चन है। सो टेफ्लॉन का हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट, मतलब P का 4, ओके, QRS ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे फटाफट। चलिए Q का क्या है? पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन का क्या बोल सकते हैं? टफर देन पॉलिथीन, कैन बी कोटेड ऑन क्लोथ, नहीं। इजीली मोल्डेड, कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स, नहीं। कैन बी ब्लोन अप इनटू लार्ज फोम कंटेनिंग एयर बबल्स, ये बिल्कुल सही है। पॉलीस्टाइरीन को आप ब्लो करके फोम जैसा बना सकते हो जिसमें बहुत सारे बबल्स हो, तो इसका हो जाएगा, Q का हो जाएगा 1। R का हम क्या बोलेंगे? पॉलिथीन। पॉलिथीन इजीली मोल्डेड, कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में आप पॉलिथीन को बना सकते हो। R का हो गया हमारा 2, ओके। एंड S PVC, हाई हमारा हो गया टफर देन पॉलिथीन, कैन बी कोटेड ऑन क्लोथ। PVC टफ होता है पॉलिथीन से, और उसे आप क्लोथ पे कोटिंग भी कर सकते हो उसकी। तो S का हो गया 3। चलिए मैच करें अब कहां पे है भाई? P का 4, P का 4 दो जगह है, Q का 1, Q का 1 तो एक ही जगह है, R का 2 एंड S का 3, ऑप्शन C। ओके, ऑप्शन C करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Miss Diksha, science teacher, gave different substances to 3 students, to 3 students, one spatula full of copper sulfate. This is full, okay, full of copper sulfate was given to student 1. पहले स्टूडेंट को कॉपर सल्फेट से भरा हुआ दिया एक स्पैचुला CuSO4 से भरा हुआ, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं ऐसा। व्हीट फ्लोर वॉज गिवन टू स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 को हमने दे दिया व्हीट फ्लोर, ठीक है, व्हीट फ्लोर भी नहीं, व्हीट फ्लार बोलते हैं उसको, व्हीट फ्लार। एंड टू स्टूडेंट
नहीं एक मिनट, स्टूडेंट 2 एंड इंक वाज गिवन टू स्टूडेंट 3, 3 को हमने दे दी इंक। ओके, नाउ ईच स्टूडेंट एडेड द गिवन सैंपल टू वाटर एंड स्टर्ड। इसका मतलब ये कि सैंपल को पानी में ऐड किया और उसको घोल दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मिक्सचर्स प्रिपेयर्ड बाय देम। तो चलिए देखते हैं हम कि स्टेटमेंट्स क्या है। सबसे पहला, पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई इन केस ऑफ मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1 एंड 3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट 1 ने ऑब्टेन किया है क्या, स्टूडेंट 1 ने ऑब्टेन किया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। क्या हो गया है भाई, ओके, सो स्टूडेंट 1 ने ऑब्टेन किया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, स्टूडेंट 3 ने ऑब्टेन किया है इंक का सोल्यूशन। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते, करेक्ट। द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन केस ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1। अरे कैसे होगा, ये तो सोल्यूशन है। टिंडल इफेक्ट तो कोलॉइड शो करता है या सस्पेंशन शो करेगा थोड़ा सा, तो ये कर सकता है, ये शो नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। Okay, so this statement is wrong. When passed through filter paper, particles of mixture obtained by student 2 remained behind on the paper. अगर आप इसको फिल्टर पेपर से इसको पास करा देते हो तो ये फिल्टर पेपर पे अटक जाते हैं, इसके पार्टिकल्स अटकेंगे, क्योंकि जो आटा होता है व्हीट फ्लावर, ये पानी में थोड़ी ना घुलता है, ये पानी में घुलता ही नहीं है, तो ये कोलॉइड सस्पेंशन बना के रखता है। ओके, सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट, व्हेन पास थ्रू फिल्टर पेपर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स टू रिमेन बिहाइंड, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी हमारा। और लास्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 2 आर अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन दोज ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1। ये सोल्यूशन है और ये सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स 100 टाइम बड़े होते हैं सोल्यूशन से। बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये भी कि द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 2 आर अबाउट 100 टाइम्स बिगर। सही, ये 3 हमारे सही है, ये वाला इनकरेक्ट है। उनने हमसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, बी होना चाहिए, चेक करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, आगे, स्टडी द गिवन चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस एंड टी। पी क्यू आर एस एंड टी को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करें, ऑप्शंस देखें क्या। ओके, ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलो सबसे पहले देखते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस, नो तो पी है, यस तो 2 ऑप्शन में गया, तो सबसे पहले देख ले कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं है। तो इनमें से कौन सा कंबस्टिबल नहीं है, आयरन नेल नहीं है, ग्लास नहीं है, स्टोन नहीं, आयरन सभी नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जलता नहीं है कौन सा, कोई भी नहीं जलता ना भाई उसमें से, आगे बढ़ते हैं। अगर जलता है तो फॉर्म्स फ्लेम, यस तो आर। देखते हैं अगला वाला कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। पेपर भी करता है, कोक भी करता है, कोल भी करता है, केरोसिन भी करता है, ये भी सारे करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब शायद वो एक मिनट, क्यों ने वो बोला ना कि फ्लेम कौन सा प्रोड्यूस करता है ना। फॉर्म्स फ्लेम, यस आर, एंड पहले एक मिनट, क्यू है पहले, नो, फॉर्म्स फ्लेम नो। तो चलिए वो देखते हैं पहले कि कौन सा है हमारा। फॉर्म्स फ्लेम में पी करता है, क्यों कोक भी करता है, कोल कहां करता है, ये तो सुलगता है ना, जलता थोड़ी है, और केरोसिन करता है, ये बिल्कुल सही है। तो जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक मिनट चेक कर लें, फॉर्म्स फ्लेम नो है क्यू। ओके, सो हमारा आंसर हमें मिल गया, ये आ गया कोल। बाकी सब तो फ्लेम करते हैं, कोक तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन का बना होता है, 98% कार्बन है वो। पेपर करेगा ही, केरोसिन करेगा जलने पे फ्लेम प्रोड्यूस, कोल नहीं करता, वो सुलगता है रेड होके। ओके, सो इसका मतलब हमारा जो वो कंबस्टिबल नहीं वाला सब्सटेंस था ना, वो भी स्टोन था। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला वाला कि थर्ड पार्ट क्या बोलता है। इसको इधर से हम रिमूव कर दें पहले। हमारा सी ऑप्शन चल रहा है, ये हमें याद है, ठीक है। अगला है फॉर्म्स फ्लेम, यस आर। तो अब फॉर्म्स फ्लेम वाला आर में है। आर क्या है भाई, अब फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है तो भाई कैम्फर करेगा ही, क्योंकि स्टोन सही हो चुका है, कोल भी सही हो चुका है, इसका सही ऑप्शन है कैम्फर। और कपूर जलता है तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अब अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस समझते हो, इसका मतलब होता है अपने आप आग लग जाना। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपने आप आग लगा देता है, सोडियम है। सोडियम में अपने आप रखो, आप उसे खुला रख दोगे ना हवा में तो उसमें आग लग जाएगी। खुद से अगर आग लग जाए तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, तो सोडियम। एंड लास्ट है, अगर स्पॉन्टेनियस नहीं लग रही है, नो, अंडरगोज रैपिड कंबशन, बहुत तेज आग पकड़ता है, यस दैट इज टी। सो एलपीजी, एलपीजी बहुत तेज आग पकड़ता है, बिल्कुल। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं, सही है। ओके, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कूलिंग कर्व ऑफ द सब्सटेंस एक्स। ये जो ग्राफ दिया है ये कूलिंग कर्व दिखा रहा है कि मतलब एक सब्सटेंस को ठंडा किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। ओके,
Process 1 represents cooling of liquid state of X while process 3 involves cooling of the solid state. Process 1 जो है उसमें liquid state को ठंडा किया जा रहा है. कहां से ठंडा liquid state हो रहा है भाई? ये gaseous state है. ये ठंडा होके अब लिक्विड में ट्रांजिशन हो रहा है. ये लिक्विड स्टेट है. फिर लिक्विड का ठंडा किया हमने तो अब सॉलिड बना है ना. सो ये लिक्विड से सॉलिड का ट्रांजिशन हो रहा है एंड ये जो फाइनली थर्ड वाला दिया है ना ये सॉलिड है. तो ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है. इस तरीके से तीन फेजेस है. तो पहला तो गैस है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एक्स इज 25 डिग्रीज. 25 डिग्री ये है, देखो 25 डिग्री पे फ्रीज. हाँ, लिक्विड और सॉलिड के बीच में देखो जो लाइन आ रही है ये फ्रीजिंग है. ये पॉइंट बिल्कुल सही है. एट 35 डिग्रीज द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. 35 डिग्रीज पे सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, लिक्विड में कर रहा है. ये भी गलत. Substance X exists both in gaseous and liquid form along the curve QR. QR कर्व में लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म्स मिलते हैं. तो यहां लिक्विड और गैस दोनों मिल रहे हैं. हाँ, लिक्विड और गैस में ट्रांजिशन हो रहा है. ये स्टेटमेंट सही है. तो गलत कौन कौन से हो गए? 1 and 3. हमारे 1 और 3 इनकरेक्ट हैं. चलिए चेक करते हैं. 1 and 3 ओनली करेक्ट. Next, read the given passage and fill the blanks by choosing an appropriate option. When a mixture of two dash liquids having a difference of 25 degrees in their boiling points is to be separated. Okay, so ये मुझे 25 डिग्री पढ़ते ही having a difference of 25 degrees in their boiling point, इससे ध्यान आ गया मुझे कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की बात हो रही है और जो हमारे लिक्विड्स हैं वो मिसिबल लिक्विड्स हैं. तो MISCIBLE मिसिबल, ये मिसिबल लिक्विड्स हैं. सेकेंड, a dash is used which increases the dash surface area. क्या यूज किया जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है ना, जिनके बीच में डिफरेंस 25 डिग्री होता है. तो हम यहां बोल देते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, COLUMN. ओके, विच इंक्रीजेस द डैश सरफेस एरिया. कौन सा सरफेस एरिया? हम बोलते हैं कूलिंग का सरफेस एरिया, कंडेंसेशन के लिए. ओके, एंड लास्ट आता है 4. लास्ट भी नहीं, 2 और है. The dash volatile liquid will condense while the vapor of dash volatile liquid will rise. जो ज्यादा volatile होगा वो rise हो जाएगा. So more volatile rise हो जाएगा और जो less volatile होगा वो condense होता रहेगा. चलिए चेक करते हैं. 1 होना चाहिए miscible. तो 1 miscible कहां है? ये वाला है. ओके, 2 वाला है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, हमारे आंसर से मैच हो रहा है. कूलिंग है थर्ड, फिर है लेस और फिर है मोर. ओके, सो हमारे ये वाले ऑप्शन मैच हो रहे हैं इससे. ऑप्शन सी. चलिए चेक करें. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, द गिवन फिगर शोज द सेटअप टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन गैस X एंड कॉपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहां पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. चलिए देखते हैं. वो डायग्राम दिया हुआ है, देखो वहां पे कॉपर ऑक्साइड है, उसको एक गैस आ रही है यहां से और उसके साथ रिएक्ट कर रही है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले गैस X इज अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसको होल्ड पे डालते हैं. वैसे एक चीज सही है, वैसे यहां ध्यान से देखना, यहां कॉपर ऑक्साइड है. अब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? अगर आप यहां से गैस लेके आ रहे हो जिसमें से नाइट्रोजन मिल रही है, तो कोई गैस ऐसी होगी जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होगा और कोई नाइट्रोजन के साथ ऐसा सब्सटेंस होगा जो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि मुझे वहां नाइट्रोजन अकेली मिल रही है. देखो ना आप, यहां से गैस गई कॉपर के साथ, वो ठंडी होके यहां से पहुंची, तो वो यहां तो मुझे वाटर मिला और ऊपर नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होने लगी. तो साथ में बन रहा है वाटर, तो नाइट्रोजन के साथ वाटर बन रहा है. इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने खींचा है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो होता है NH3. इसमें इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को. देखो यहां से जो गैस आ रही है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुई, बट जब वो आगे पहुंचा तो सब्सटेंस क्या क्या बने? पानी बना और नाइट्रोजन गैस. अब जब पानी बन रहा है तो मतलब H2O, नाइट्रोजन गैस बन रही है N2. ऑक्सीजन कहां था? या हवा में तो था नहीं, ऑक्सीजन तो कॉपर के साथ था. अब कॉपर को डिस्प्लेस किया होगा किसी ने, और कॉपर को डिस्प्लेस करके वाटर कौन बना सकता है? हाइड्रोजन. इसलिए मैंने बोला कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कंपाउंड NH3 है. तो पहला ही दिया हुआ है गैस X इज अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये जो करेक्ट है और हमें करेक्ट ही बताना है. The number of atoms present in 11.2 liters of nitrogen is 6.022 into 10 to the power 23. इनने ये बोला कि 11.2 liters of nitrogen में कितने? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स हैं. 2223 दोनों चलते हैं, ये राउंड अप करके लिखा है, मैंने भी सही लिखा है, NCERT में दिया है ये. ठीक है, ये हमें बोला उनने.
अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम और मोल का रिलेशन क्या होता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम, है ना। अब यहां नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, 11.2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब एक्चुअल में नाइट्रोजन N2 मतलब टोटल का डबल, टोटल का डबल। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं। इसका मतलब क्या? तो N2 के एटम्स मतलब टोटल रहे होंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। और जब उनने बोला इसमें मिल रहा होगा ये, तो अगर आपने इसको हाफ कर दिया 11.2 तो इसका भी हाफ हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्योंकि रिलेशन क्या है? आप ये बोलते हो कि कोई भी गैस है, जैसे हमने अभी बात कर ली नाइट्रोजन गैस की, है ना, चलो नाइट्रोजन गैस की बात करी, तो नाइट्रोजन गैस N2 में कितने एटम्स होंगे? अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, तो यहां तो N2 है, एटम्स की बात हो रही है ना, तो हर एक N2 के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का इंटू 2 कर दोगे तो 12.044, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 22.4 लीटर्स में प्रेजेंट है। अब उनने 22.4 लीटर्स को हाफ करके 11.2 लीटर कर दिया, तो आप टोटल नंबर का भी हाफ कर दो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। Okay, this statement is correct. The number of atoms present in 11.2 liters of N2 is actually 6.022 into 10 to the power 23. Next, 1 mole of water contains 1 mole of oxygen molecule and 2 mole of hydrogen atom. चलो 1 mole of water में मुझे यहां दिख रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन है और यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम तो सही, 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिखना चाहिए, तो यहां इनने मॉलिक्यूल लिख दिया 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो नहीं है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। और आप बोल रहे हो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सही है, बट ये वाला पार्ट गलत है, यहां ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं, गलत। नाइट्रोजन गैस बीइंग सोल्यूबल इन वाटर इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अरे जब ऑलरेडी सोल्यूबल बोल रहे हैं ये लोग, नाइट्रोजन गैस सोल्यूबल है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से आप उसे कैसे कलेक्ट कर रहे हो? यहां तो मुझे नाइट्रोजन अलग दिख रही है, ये देखो N2 गैस, ये तो अलग दिख रही है। सोल्यूबल होती तो भाई डूबी हुई पानी में घुल चुकी होती है अभी तक तो ये, बट सोल्यूबल तो नहीं दिख रही। मारिए इसको गलत, कौन से करेक्ट बने? 1 and 2 सीधा सीधा, चलिए 1 and 2 ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, चलिए तो इसी के साथ केमिस्ट्री वाले पार्ट के हमने क्वेश्चन 2017 के लेवल 1 कंप्लीट कर लिए। जल्दी से अब आपको यह बता दिया जाए कि अपने वीडियो को कैसे देखना है सीक्वेंस में। सबसे पहला सजेशन मेरा यह होगा कि आप प्लेलिस्ट ढूंढें। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है किसी भी कारण से यूट्यूब पे, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएं, www.magnetbrains.com। यहां पे आपको सारी चीजें, सारे कोर्सेज 100% फ्री में अवेलेबल हैं। ये सारे कोर्सेज दिए हैं, थोड़ा स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, आपको ओलंपियाड दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आपके सारे टीचर्स की फोटो आ जाएगी। देखिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, नेशनल साइंस ओलंपियाड, आपका नेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड, आई एम सॉरी, इट्स हिस्ट्री, यहां ज्योग्राफी दिया है, इंग्लिश के दिए हैं और जनरल नॉलेज ओलंपियाड के भी दिए हुए हैं सारे वीडियोस। अब आपने केमिस्ट्री में वॉच नाउ किया, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे पूरे कोर्स की डिटेल्स संग पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे। यहां जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे ही एक को क्लिक करोगे उनके पूरे ड्रॉप बॉक्स में वीडियोस आ जाएंगे। जो वीडियो जितनी बार देखना है सीक्वेंस में, आप उतनी बार यहां सीक्वेंस में वीडियोस को देख सकते हैं, यहां अवेलेबल है सीक्वेंस में। जैसे ही आपने वीडियो पे वॉच नाउ पे क्लिक किया, स्क्रीन सामने आ जाएगी, आप आराम से प्ले करके अपना वीडियो देख सकते हैं यहां पे। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स नेशनल साइंस ओलंपियाड NTSC किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक, CBSE, MP बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। और खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस नहीं पे करनी है। यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education. And keep watching Magnet Brains for more videos on previous year's questions, National Science Olympiad Chemistry. Thank you.